एक उद्योगपति ने एक सम्मान सभा का आयोजन किया था। उसमें उसने अपनी सारी कंपनियों के मैनेजर को बुलाया था और उनमें वो बेस्ट एम्प्लॉय घोषित करना चाहते थे और उसको सम्मानित करना चाहते थे। उनकी दो कंपनियों के मैनेजर थे, एक का नाम था संदीप और एक का नाम था पंकज। पंकज पहले ऑफिस के अंदर जाता है, वहाँ पर सभा के आयोजक बैठे हुए थे, तो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा नाम इस लिस्ट से हटा दीजिए, मुझे इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना। उसके बाद वह आकर अपनी कार में बैठ जाता है। इसी तरह से जो संदीप होता है वो भी आयोजकों के पास जाता है और उनसे कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि मेरा नाम इस लिस्ट से हटा दीजिए, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता। दोनों बाहर आकर अपनी अपनी कारों में बैठ जाते हैं और इंतजार कर रहे थे अनाउंस होने का कि बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड किसे मिला है। आखिर क्या कहानी थी जो इन दोनों ने उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया था और उसके बाद बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड किसे मिलता है? पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी और आपको पता चलेगा कि एक सच्चा दोस्त कैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। वहाँ पर दो लड़के रहा करते हैं जो एक दूसरे के पक्के मित्र हैं। एक का नाम होता है पंकज और एक का नाम होता है संदीप। अब संदीप और पंकज एक साथ खेला कूदा करते, एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते और एक दूसरे के घर ऐसे ही चला जाया करते और दोनों के परिवार वाले दोनों को बराबर का प्यार किया करते हैं। पंकज के पिता एक बड़े अधिकारी हैं, तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, परिवार का रहन सहन काफ़ी अच्छा है। इधर जो संदीप है उसके पिता एक छोटी सी कंपनी में छोटे से कर्मचारी हैं, लेकिन वो अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर रहे हैं। जो भी आमदनी होती है उससे घर का भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाता है। जो पंकज होता है उसको संदीप के हाथ की भेलपूरी बहुत पसंद हुआ करती थी, तो अक्सर वो उसके घर जाया करता और उससे भेलपूरी बनवा कर खाया करता। इसी तरह से दिन बीतते हैं। दिन बीतने के साथ साथ ही उन लोगों की स्कूल की एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद वो लोग कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में एक साथ ही एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। एक ही ब्रांच थी और एक ही तरह की उन लोगों ने पढ़ाई की थी। वो लोग बीटेक करते हैं और बीटेक का जैसे ही फाइनल ईयर होता है तो फाइनल ईयर में जो पंकज है उसके पिता का तबादला हो जाता है दूसरी जगह पर, तो उसके पिता उसे लेकर वहाँ से दूसरी जगह चला जाते हैं। इधर जो संदीप है उसका भी फाइनल ईयर हो गया था और फाइनल ईयर होने के बाद घर की परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं थी। पिताजी की तबीयत खराब रहती थी और जल्दबाजी में उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है। अब जो संदीप है वो एक कंपनी में जाता है, वहाँ पर नौकरी करने लगता है और नौकरी करके अपने घर का गुजारा चला रहा था। तभी कुछ दिनों बाद उसे एक और झटका लगता है, उसकी माँ का भी हार्ट अटैक के कारण देहांत हो जाता है। अब धीरे धीरे जैसे ही वो इन सभी मुसीबतों से संभलता है तभी उस पर एक और मुसीबत आन पड़ती है। जिस कंपनी में वो काम किया करता था उन कंपनी वालों ने उसको नौकरी से निकाल दिया था। अब ना तो उसके पास रोजगार था और ना ही माँ बाप का सहारा था। अब वो बड़े परेशानियों से जूझ रहा था, तो वह सोचता है कि क्यों ना इस शहर को बदल दिया जाए। तो वह वहाँ से एक दूसरे शहर में जाकर एक घर लेता है किराए का और वहीं पर रहने लगता है। उसके बाद वो उस शहर में घूम फिर कर एक कंपनी ढूंढता है और उस कंपनी में काफ़ी कम सैलरी में उसे जॉब मिलती है, लेकिन करता भी तो क्या करता, उसकी मजबूरी थी और वो उस जॉब को करने लगता है। धीरे धीरे करके कुछ दिन निकलते हैं, कंपनी में जॉब किया करता, अपने घर का भरण पोषण किया करता और उसे एक लड़का हो जाता है। अब लड़का हो गया था, कंपनी में वो काम किया करता था, तो उसे लगता है कि चलो शायद अब तो मुसीबत हमारे ऊपर से टल गई है। लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। जिस कंपनी में वो काम किया करता वो कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चलती है और इस घाटे को देखते हुए उसका मालिक उसे बंद कर देता है। जैसे ही कंपनी बंद होती है तो जो संदीप है वो फिर से एक बार बेरोजगार हो गया था और अब दोबारा से उसको मायूसियों ने घेर लिया था। अब इतना सब कुछ होने के बाद वो एकदम टूट सा गया था, लेकिन तभी एक और मुसीबत उसके ऊपर आ पड़ती है। उसका जो लड़का था उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब तबीयत खराब बच्चे की हो गई है। जो कुछ पैसे वो कंपनी से कमाया करता उनको साथ साथ ही अपने घर के खर्च में लगा दिया करता था। जमा पूंजी उसके पास थी नहीं, तो वह परेशान हो जाता है कि इस बच्चे का इलाज कैसे कराऊं। तो उसके बाद वह चारों तरफ घूमता है, लेकिन उसे कहीं भी ऐसा सहारा नहीं मिलता कि उसके बच्चे के इलाज के लिए कोई उसे मदद मिल सके। फिर उसके बाद वह अपनी पत्नी के जेवरों को बेचकर कुछ पैसे लेता है और उन पैसों से अपने बेटे का इलाज कराता है। अब दोस्तों एक दिन मैं बैठकर सोच रहा था कि आखिर किया तो क्या किया जाए। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही तबाह हो गई, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, आखिर किस तरह से मेरी ज़िंदगी पार होगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मैं बचपन में भेलपूरी बनाया करता था और उनका स्वाद काफ़ी अच्छा लगा करता था मेरे एक दोस्त को, तो क्यों ना उस चीज़ को ट्राई किया जाए।
तो वह अपनी पत्नी के जेवरों में से थोड़े से पैसे बचे हुए थे इलाज पे से, तो उन पैसों से भेलपुरी का सामान लाता है बाजार से और फुटपाथ पर एक जगह खड़ा होकर भेलपुरी बेचने लगता है। उसकी भेलपुरी का स्वाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और लोग उसकी दुकान पर आकर भेलपुरी खाने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा फेमस होने लगता है और उसकी भेलपुरी की दुकान अच्छे से चलने लगती है। अब इतना पैसा हो जाया करता कि उसके घर का गुजारा आसानी से चल रहा था। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं। तकरीबन 6 महीने उसको वहाँ पर भेलपुरी की रेहड़ी लगाते हुए हो जाते हैं। तभी एक दिन अचानक से एक बड़ी कार उसके पास आकर रुकती है। वहाँ से ड्राइवर उतरता है और ड्राइवर आकर उससे 2 पैकेट भेलपुरी बनाने के लिए कहता है। तो वह उसके लिए अच्छी सी भेलपुरी बनाता है और ड्राइवर को दे देता है। ड्राइवर उन भेलपुरी को ले जाकर अपने साहब को देता है और साहब कहता है कि ये लो 500 रुपये लो और उसको दे दो। अब ये आवाज़ जैसे ही संदीप के कानों तक पड़ती है तो उसे कुछ याद आता है। उसे लगता है कि शायद ये जानी पहचानी आवाज़ है। अब वह देखने की भी कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी हुई थी। वहाँ से उस गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति बैठा था उसका चेहरा उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी ही देर में ड्राइवर आकर 500 रुपये उसे देता है। तो संदीप कहता है कि साहब अभी तो मेरी बोहनी भी अच्छी तरह से नहीं हुई, तो इतने पैसे खुले मेरे पास नहीं होंगे। आप ऐसा करो, इन पैसों को ले जाओ और बाद में कभी दे देना। इस बात को सुनकर ड्राइवर अपने साहब के पास जाता और कहता है कि उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया है, कहा है कि बाद में आप कभी आओ तो दे देना। गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति जैसे इस बात को सुनता है तो वह अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम ऐसा करो, इन पैसों को उन्हीं को दे दो और कह देना कि बाद में हमें ही दे देना तुम। तो वह जाता है भेलपुरी वाले के पास जो संदीप था। संदीप कहता है कि नहीं साहब, आपके साहब जिस टाइम पे आएंगे उस टाइम पे भी मेरे पास पैसे नहीं हुए, तो मैं कहाँ से इतनी बड़ी रकम दूंगा। ऐसा कहकर वो उन पैसों को लौटा देता है और कहता है कि बाद में ही कभी दे देना। ड्राइवर जाकर जैसे ये बात गाड़ी के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को बताता है तो वह इस बात को सुनकर एग्री करता है और कहता है कि ठीक है, चलो किसी दिन और दे देंगे। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चलते हैं। रास्ते में जैसे ही वह व्यक्ति उस भेलपुरी के पैकेट को खोलकर भेलपुरी को खाता है तो खाते ही उसको एक स्वाद याद आता है जो कभी बचपन में उसने चखा था। दरअसल दोस्तों, जो गाड़ी के अंदर व्यक्ति बैठा था वह और कोई नहीं, उसी का दोस्त पंकज था, जो कि बचपन में उसके हाथ की भेलपुरी खाया करता था। पंकज को भेलपुरी खाने की आदत थी तो वो इस शहर के कोने कोने से भेलपुरी खाया करता था, लेकिन आज जो उसने भेलपुरी खाई थी उसका स्वाद बिल्कुल हटके था। और इस चीज़ को देखकर वो एकदम से गहरी सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है कि ये भेलपुरी तो मेरा दोस्त संदीप ही बना सकता है। इसी सोच में डूबे हुए उसका घर आ जाता है और घर जाकर वह अपनी पत्नी को भी ये भेलपुरी देता है। दोनों पति पत्नी भेलपुरी खा रहे थे, लेकिन जो पंकज था वो एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था कि यार ये तो संदीप था और मैं उससे मिला नहीं। तो उसके चेहरे पर मायूसी देखकर उसकी पत्नी एकदम से उससे कहती है कि अजी क्या हुआ, आपको मैंने कभी इतना परेशान नहीं देखा, क्या बात है मुझे बताओ। लेकिन तभी जो पंकज है वो सोचता है कि मैं तो अपने दोस्त की इतनी बड़ाई किया करता हूँ इससे, और मेरा दोस्त आज भेलपुरी बेच रहा है इस शहर के अंदर, तो ये उसकी बुराई होगी। तो वह अपनी पत्नी की बात को टाल देता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही थोड़ा काम की टेंशन है। ऐसा कहकर वो सोच के साथ ही अपने कमरे में पहुंच जाता है और रात भर उसी के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन जैसी सुबह होती है तो सुबह जल्दी उठकर जो पंकज है वो तैयार होता है और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है। उसकी पत्नी कहती है कि अरे क्या हुआ, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है कि आज ऑफिस में थोड़ा सा काम है तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। इसके बाद वह अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर गाड़ी वहीं लगाओ जहाँ पर वो भेलपुरी वाला हमें मिला था। उसके बाद वह वहाँ पर जाता है, लेकिन आज वहाँ पर वो भेलपुरी वाला यानी कि संदीप वहाँ पर भेलपुरी लगाने के लिए नहीं आया था। दरअसल दोस्तों, संदीप ने जब उसकी आवाज़ सुनी थी तो रात भर उसके बारे में सोचा तो उसे पता चल गया था कि गाड़ी के अंदर जो भी व्यक्ति बैठा है हो ना हो वो मेरा दोस्त पंकज ही था। अब वह नहीं चाहता था कि उसका दोस्त उसे इस हालत में देखे, तो इसी वजह से वह अपने घर से आया तो ज़रूर था, लेकिन वो दूर बैठकर उसे देख रहा था और उसका शक सही निकलता है। उसका दोस्त पंकज उसे देखने के लिए वहाँ पर आया था, लेकिन अपनी हालियत को देखकर वह उसके सामने नहीं आना चाहता था। कहीं कोई ये समझने लगे कि भाई दोस्त के पास पैसा हुआ तो वह उसके पास आ गया। इसी वजह से वो दूर बैठकर अपने दोस्त को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी जो पंकज है वो काफ़ी देर तक वेट करता है। इधर उसके ऑफिस से भी बार बार फ़ोन आ रहे थे, तो वहाँ के लोकल लोगों से वो पूछता है कि यहाँ पर जो भेलपुरी वाला आता है वो आज क्यों नहीं आया। तो वह लोग उसे बताते हैं कि वैसे तो सुबह 8 बजे आता है वो और शाम को 8 बजे जाता है, टाइम का बहुत पाबंद है, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं आया, किसी को बताकर भी नहीं गया, अभागा व्यक्ति। तो पंकज पूछता है अभागा कैसे।
तो बताते हैं कि ये जो भेलपुरी वाला है काफ़ी पढ़ा लिखा है, लेकिन किसी अच्छी कंपनी में इसकी जॉब नहीं लगी है। इस बात को सुनकर ऑफिस के लिए देर हो रही थी तो पंकज अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह अपने दोस्त संदीप के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे याद आता है कि जब मैंने इससे भेलपुरी ली थी तो शायद इसने मेरी आवाज़ सुन ली होगी और वह नहीं चाहता कि मैं उसे इस हालत में देखूँ। इसी वजह से वो आज यहाँ पर भेलपुरी लगाने के लिए नहीं आया है। तो अब वह अपने दोस्त का स्वाभिमान ध्यान में रखते हुए सोचता है कि इसकी मदद तो की जाएगी, लेकिन इसको पता भी ना चले ऐसी मदद मैं इसकी करूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस से वापस अपने घर आ जाता है तो उसके घर में एक उसका विश्वसनीय नौकर था, तो उसको पूरी की पूरी बात वह बताता है और कहता है कि उसे पता ना चले कि तुम मेरे नौकर हो और मैंने तुम्हें भेजा है। तो रोज रोज पंकज अपने दोस्त संदीप के पास उसे भेलपुरी लेने के लिए भेजता और रोज वह उससे बातें किया करता। धीरे धीरे बातों ही बातों में वो उसकी पूरी व्यवस्था को समझ जाता है कि ये किस तरह से रहता है, किस तरह से इनका गुजारा होता है और ज़िंदगी में इसके साथ क्या क्या हुआ था। अब पंकज को पूरी हालत के बारे में अपने दोस्त की पता चल गई थी। अब वह उसकी मदद करना चाहता है, तो वह उस नौकर से कहता है कि आज तुम जाकर उसे एक नौकरी के बारे में बताना और कहना कि उस कंपनी में इंटरव्यू ज़रूर दे, उसमें तुम्हारा नंबर ज़रूर पड़ जाएगा। उसका नौकर भेलपुरी वाले संदीप के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो तुम नौकरी क्यों नहीं करते। तो वह कहता है कि साहब नौकरी कहाँ मिलेगी, आजकल नौकरियां ऐसे नहीं मिलती, केवल सिफारिश से मिलती है और कंपनियों में इंटरव्यू का मतलब केवल दुनिया को दिखाने के लिए होता है, वरना जो जगह होती है वो तो पहले से ही भरी हुई होती है। अब इसके बाद जो पंकज का नौकर था वो कहता है कि अरे एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट के लिए इंटरव्यू निकला है और वहाँ के जो मैनेजर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, वो काबिलियत के आधार पर ही नौकरी देते हैं। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, तुम एक बार मेरे कहे से उस कंपनी में जाकर देखो, शायद हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। ऐसा कहकर वो भेलपुरी लेकर वहाँ से आ जाता है। अब इसके बाद संदीप उसकी बात को पहले तो ऐसे ही छोड़ देता है, सोचता है कि अरे कहाँ ऐसे नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कहकर वो दिन भर अपनी भेलपुरियों को बेचता है, लेकिन शाम को वह जैसे ही आराम कर रहा था तभी वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि एक इंटरव्यू से मेरी ज़िंदगी बदल जाए। ऐसा सोचकर वो दूसरे दिन तैयार होता है और उस बताई गई कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। वहाँ पर इंटरव्यू होता है और सभी लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। वह कंपनी और किसी की नहीं दोस्तों, उसके दोस्त पंकज की थी और उस पंकज ने ही उसको इस कंपनी के इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इसके बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू होने के बाद जो HR डिपार्टमेंट है वहाँ से 3 लोगों के डॉक्यूमेंट ऊपर जनरल मैनेजर तक जाते हैं और जनरल मैनेजर था पंकज। वहाँ पर जैसे ही वो देखता है कि इसने अपनी काबिलियत के आधार पर इंटरव्यू में अपना जगह बना ली है तो वह उसको एकदम से सेलेक्ट करता है और उसे एक बड़ी पोस्ट के लिए नियुक्त कर देता है। जैसे ही ये बात संदीप को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद वह अपने घर जाता है। रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी, वहाँ से कुछ मिठाई लेता है और मिठाई लेने के बाद अपनी पत्नी को खिलाता है और उसे गोद में लेकर झूमने लगता है। कहता है कि अब मेरी नौकरी लग गई है और काफ़ी अच्छी सैलरी है, अब हमारी ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी। अब इसके बाद संदीप कंपनी में ड्यूटी करने के लिए आया करता और वहाँ पे वो बड़ी मेहनत और लगन से उस कंपनी के अंदर काम कर रहा था। इन सभी बातों को पंकज देखता है और देखकर मन ही मन बड़ा ही खुश होता है। कहता है कि मेरा दोस्त आज भी उतना ही मेहनती है जितना कि पहले था। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जो पंकज होता है उसको कंपनी के मालिक ने अपने पास बुलाया था। वो उसे वहाँ पर बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है, एक दूसरी कंपनी है जिसका डामाडोल है, तुम उस कंपनी के अंदर जाओ और उसको भी अच्छे से चलाओ। लेकिन पंकज अपने मालिक से कहता है कि मालिक अभी थोड़ा टाइम और दो मुझे, उसके बाद मैं उस कंपनी में ज्वाइन कर लूँगा। ऐसा कहकर वो उस कंपनी में ही काम करता रहता है और अपने दोस्त संदीप को बिना पता चले उसकी मदद करता रहता है। धीरे धीरे वो उसे और बड़ी पोजीशन पे नियुक्त कर देता है और अब उसकी पोजीशन जनरल मैनेजर से दूसरे नंबर की थी। अब वह सोचता है कि अब अगर मैं इस कंपनी को छोड़ता हूँ तो मालिक से कह दूंगा कि जो ये मुझसे नीचे लड़का है इसे ही जनरल मैनेजर बना लीजिए। ऐसा सोचकर वह उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता है। इस बीच कई बार संदीप ने जनरल मैनेजर से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे कभी भी नहीं मिलते थे और कारण यही था कि पंकज नहीं चाहता था कि वह उसे देखे और ये सोचे कि मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर उपकार किया है। अब जो पंकज है वो दूसरी कंपनी में चला जाता है और अपने मालिक से उसकी सिफारिश करके गया था संदीप की कि ये अच्छा लड़का है और ये आपकी कंपनी को अच्छी तरह से चलाएगा। तो जो मालिक है वो उसे जनरल मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त कर लेता है। लेकिन एक बात उसके दिमाग को हमेशा खटकती थी, वह सोचता था कि जिस जनरल मैनेजर से मैं आज तक मिला भी नहीं वो जनरल मैनेजर मालिक से मेरी सिफारिश करके क्यों गया है। इसी तरह से दिन बीतते हैं और जो संदीप है वह कंपनी में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपने प्लांट को अच्छी तरह से टेक ओवर कर लेता है।
अब इसके बाद 2 साल हो जाते हैं संदीप को उस कंपनी में काम करते हुए, और 2 साल बाद एक टाइम आता है जिस टाइम पर जो कंपनियों का मालिक था उसकी कई कंपनियां थी, और अपनी कंपनियों के सभी जनरल मैनेजरों को बुला करके उनमें से एक बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देने वाले थे। अब इस बात की खबर सभी जनरल मैनेजरों तक पहुंचाई जाती है और यह बात संदीप के पास भी आती है। अब संदीप इस अवार्ड को जीतने के लिए एकदम से उत्सुक हो जाता है और सोचता है कि इस अवार्ड को तो मैं ही जीतूंगा। अब धीरे धीरे करके वो दिन नज़दीक आ रहा था जिस दिन उस फंक्शन का आयोजन किया गया था। तभी संदीप एक दिन अपने चपरासी से कहता है कि ये जो फंक्शन है, बेस्ट एम्प्लॉय का जो अवार्ड दिया जाना है, इसके लिए सभी मैनेजर कोशिश करते होंगे, तैयारी करते होंगे। तो जो चपरासी है वो उसे एक फ़ाइल ला कर देता है जिसमें सभी मैनेजरों की जिस तरह की तैयारी थी उसको लिखा गया था, और बताता है कि इससे पहले जो जनरल मैनेजर थे उनकी तो किस्मत ही ख़राब थी। जिस टाइम पे भी ये फंक्शन हुआ करता था तो किसी कारण से उनको इस फंक्शन में जाने का मौका नहीं मिलता था। वो किसी ऐसे काम में फंसे रहते थे कि जिससे उनका ये मौका मिस हो जाया करता था। उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि वह इस अवार्ड को जीते, लेकिन वो इसे नहीं जीत पाए। वैसे वो बहुत ही अच्छे और ईमानदार आदमी थे, लेकिन उन्हें ये अवार्ड नसीब नहीं हुआ। इस बात को सुनकर संदीप उस चपरासी से कहता है कि उनकी ईमानदारी और अच्छाई ही उनके लिए अवार्ड है। अब कंपनी में तो ये अवार्ड 1 साल में मिलता है, लेकिन उन्हें ये अवार्ड साल में कई बार मिलता होगा। ऐसा कहकर वो अपने चपरासी से वो फाइल ले लेता है और उसके अंदर देखने लगता है। अब टाइम आ जाता है उस फंक्शन में जाने का, और उस दिन वह अपने ऑफिस जाता है कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तो जैसे ही वो ड्रॉअर खोलता है तो ड्रॉअर के अंदर उसका और उसके दोस्त का कॉलेज का फ़ोटो उसे मिलता है। जैसे ही वो उस फोटो को देखता है तो देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि इस जनरल मैनेजर ने मेरी सिफारिश क्यों की थी और क्यों मैं इस कंपनी के अंदर सेलेक्ट हुआ था। उसको देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इस बात को चपरासी देख लेता है। वो एकदम से उससे कहता है कि साहब चलिए, फंक्शन के लिए चलना है। तो वह कहता है कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर चपरासी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, और पीछे से जो संदीप है वह भी तैयार होकर अच्छी तरह से उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और फंक्शन में पहुँचता है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि कौन कौन सी कंपनियों का कंपटीशन है। तो उसे पता चलता है एक तो उसकी कंपनी जिसमें वो काम किया करता था, और एक उसके दोस्त पंकज की कंपनी जिसमें वो फ़िलहाल काम कर रहा है। दोनों ही टक्कर पे हैं। अब इस चीज़ को देखने के बाद वह उस रूम में जाता है जहाँ पर आयोजक बैठे हुए थे, और वहाँ जाकर हाथ जोड़कर उनसे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि साहब मेरा नाम इस लिस्ट में से निकाल दो, मैं अपने दोस्त के खिलाफ़ इस कॉम्पिटिशन को नहीं लड़ सकता। अब इस बात को सुनने के बाद जो आयोजक है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके दोस्त पंकज ने भी यही बात उनसे की थी और कहा था कि मैं अपने दोस्त के साथ कंपटीशन में खड़ा नहीं हो सकता, आप मेरा नाम इस लिस्ट से निकाल दो। इसके बाद आयोजक संदीप को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं और कहते हैं कि देखते हैं हम जो कुछ भी हमसे होता है। तो संदीप जाकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वेट करने लगता है अनाउंसमेंट का, कि कब अनाउंसमेंट होगी और कब मुझे पता चलेगा कि मेरा दोस्त पंकज बेस्ट एम्प्लॉय बन चुका है। अब इसी तरह से जो पंकज था वो भी अपनी कार के अंदर बैठा हुआ था, वह भी यही चाहता है कि ये बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मेरे दोस्त संदीप को मिले, और इसी वजह से वह भी एक गाड़ी में बैठकर इस अनाउंसमेंट की वेट कर रहा था। अब इसके थोड़ी ही देर बाद अनाउंसमेंट होती है और घोषित होता है कि दोनों को ही चुन लिया गया है, क्योंकि जब आयोजकों ने इस बात को सुना और उनकी दोस्ती को देखा तो उनकी दोस्ती को देखकर वो लोग भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि ऐसी दोस्ती तो आजकल फिल्मों में दिखती है, रियल लाइफ में तो ये पहला ही केस हम लोगों ने देखा है। तो उनकी दोस्ती को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने दोनों को ही बेस्ट एम्प्लॉय के लिए चुन लिया था, और ये पहली बार हुआ था उस मालिक की कंपनियों में। तो दोनों दोस्त स्टेज के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं। और इस सभी मंजर को देखकर वहाँ पर जो भी आयोजक थे वो सभी, और स्टेज से नीचे बैठे हुए जितने भी दर्शक थे, कंपनियों के एम्प्लॉय थे, वो सभी भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब इसके बाद दो दोस्त जो काफ़ी दिन पहले अलग हो गए थे वो दोबारा से एक हो जाते हैं और एक दूसरे के घर जाने का सिलसिला उनका चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं बीते दिनों की, और इसी तरह से हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है और दिमाग में लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे किसी ना किसी को थोड़ा बहुत फ़ायदा कहीं ना कहीं हो रहा है।
दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने कुछ अपने दर्शकों का नाम लिया था, उनमें से एक नाम मुझसे गलत भूल गया था। तुषार साधु उनकी आईडी का नाम है, उनका असली नाम भगवान दास जी है, जो कि गुजरात के गांधीनगर से रहने वाले हैं और उनका हमारी हर वीडियो पर कमेंट होता है। तो भगवान दास जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। पहले मैंने आपको तुषार साधु बोल दिया था, इसके लिए सॉरी। सूचनाओं के अभाव में ऐसा हो जाता है कभी कभी। बाकी दोस्तों वीडियो आपको जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।